Start. Good morning, students. Today we are going to start History chapter 8, British policies and administration in India after 1858. 1858 के बाद हमारी ब्रिटिश पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इंडिया में, उसके बारे में ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। सेकेंड टॉपिक पर जब था द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, थर्ड द एक्ट ऑफ 1858, फोर्थ क्यून्स प्रोक्लेमेशन, फिफ्थ द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्यून कंटेंट, the British control over India administration, Indian Secretary and Statistics, Government of India, Viceroy and his Council, और नेक्स्ट टॉपिक था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे, मुझे लगता है कि वो टॉपिक आपको समझ में आ गए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस these topics. फर्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सेकंड टॉपिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड टॉपिक इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फोर्थ टॉपिक सिविल सर्विस। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में मैं बताऊंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसा था 1858 आफ्टर ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के टाइम पर। आफ्टर 1858 वाइटल चेंजेस वर मेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। द 1861 एक्ट ओपन अ न्यू प्रोसेसेस ऑफ डिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल were formed in provincial legislative council were set up in Bengal and Bombay, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam in 1905. With 1919 ordinance, the dual rule policy was introduced, and by the ordinance of 1939 provincial supremacy came into force. The provincial government were given rights to control land revenue, toll tax, government, stamp duty, law and order। 1858 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ का प्रशासन था उसमें बहुत अधिक चेंजेस आए। प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, बहुत सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। 1919 के ऑर्डिनेंस से ड्यूअल रूल पॉलिसी मतलब दोहरी नीति को अपनाना, ड्यूअल रूल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। और 1933 के ऑर्डिनेंस में प्रोविंशियल सुपरमेसी फोर्स आ गई। क्या आ गई? प्रोविंशियल सुपरमेसी फोर्स आई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड से इनकम को कलेक्ट करना। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो सरकार थी, उसने लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल करने का राइट किया। मतलब जितना भी लैंड रेवेन्यू आएगा, लैंड से जितनी भी इनकम आएगी उसको सही किया जाएगा। इसके साथ टोल टैक्स, जहाँ जहाँ टैक्स लगेंगे टोल टैक्स को देखा जाएगा। गवर्नमेंट स्टैम्प, हर जगह जो होगा सरकार की जो स्टैम्प होगी, स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है वो होगी। लॉ एंड दूसरे इनको जो थे अधिकार जो थे वो राइट्स जो थे वो दिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था? द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन played an important role in fulfilling of the main policies of the British government. The system introduced in India by the British is still prevalent with slight changes. After 1861,
necessities of Jila Parishad and municipalities were felt. So municipalities were established in Madras in 1865, in Punjab in 1867 and Uttar Pradesh in 1868. After that, municipal ordinance was passed to levy local taxes to meet the expenditure on local administration and works. This helped to increase the income of municipalities, and on the other hand, election process got a boost. Lord Ripon did most important works in local administration in India, so he is called the father of local administration. An ordinance was passed in 1881-82 to bring changes in local administration laws. During next 2 years, changes were brought about in constitutional powers of municipality. Even a common man could vie for the post of municipal head, but mostly capitalists or well-to-do were elected. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रिटिश पॉलिसीज़ के एम को, जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ के एम थे उनको क्या किया, फुलफिल करने का काम किया, मतलब पूरा करने का काम किया। आज भी वह सिस्टम इंडिया में मतलब है। 1861 के बाद से जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज़ को मतलब बहुत ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए कि 1865 में मद्रास, 1867 में पंजाब, 1868 में उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास होने के बाद लोकल टैक्सेस से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर किए गए। जैसा कि तुम लोग को मैंने बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इससे म्यूनिसिपैलिटीज़ की इनकम बढ़ी, इलेक्शन प्रोसेस बूस्ट हुआ। लॉर्ड रिपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत अधिक काम किया। तो लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये क्या बन सकता, हु इज़ द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं, हम इसका आंसर दे सकते हैं लॉर्ड रिपन वॉज द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। 1881-82 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। क्या पास हुआ है, ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज को चेंज कर सकते थे। इसके बाद 2 ईयर्स में म्यूनिसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को चेंज किया गया। इसमें कोई भी एनीबडी कॉमन मैन म्यूनिसिपल हेड की पोस्ट के लिए मतलब स्टैंड हो सकता था, लेकिन कैपिटलिस्ट या कैपिटलिस्ट मीन्स होता है पूंजीवादी लोग जिनके पास बहुत अधिक पूंजी होती है, तो लेकिन कैपिटलिस्ट या वेल टू डू व्यक्ति हो जो कि पूरी तरह से मतलब हर तरह से संपन्न हो, पैसे से भी, लैंड से, वही व्यक्ति स्टैंड हो सकता था म्यूनिसिपल के हेड के लिए। 1882 के आफ्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को विलेज में सेटअप किया गया और 1908 में रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर फोकस किया। किस पर फोकस किया, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर फोकस किया। 1935 एक्ट के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हर एक म्यूनिसिपैलिटी, कौन कौन सी म्यूनिसिपैलिटीज आती थी, जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत को लाइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। इसके साथ वाटर सप्लाई, म्यूनिसिपैलिटीज़ में क्या क्या काम आते हैं, वाटर सप्लाई का काम आता है, रोड बनाने का काम आता है, और जहाँ जहाँ पर जो जो सुविधाएं चाहिए है, सैनिटेशन का काम किया जाता है म्यूनिसिपैलिटीज़ में। जितना भी नगर निगम है वो सब म्यूनिसिपैलिटीज़ में आता है, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स के डिक्टोरियल एडिक्ट के कारण इन रिफॉर्म्स का बेनिफिट इंडियन पीपल्स को नहीं मिल पाया। तो मैंने आपको अभी 2 टॉपिक समझाया। पहला टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड नेक्स्ट टॉपिक था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे लगता है कि ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज का मतलब होता है आर्थिक राजनीति क्या थी वहाँ
पॉलिसी क्या थी, आर्थिक जो योजना थी वहाँ की वो क्या थी, मतलब ब्रिटिश आफ्टर 1858 के पहले। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। द इकोनॉमिक्स पॉलिसीज वॉज रिस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858। They followed the policies of plundering and exploiting the resources of India. The British government abolished the tax on import and allowed free trade in India. The lot of foreign companies to India, and this had a distress effect of Indian industries. The Indian industries were the victim of this policy. The financial policy of British government was to protect and fulfill the interest of England. The prominent industries that suffered due to the British financial policy: jute, indigo, textile, wool and tea, rubber, coffee, coal, iron, steel, silk, etc. According to the new economics policy, the income was divided between central and provincial government. Indian farmers were also divided into two categories. दो कैटेगरीज में जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो डिवाइड थे. फर्स्ट था लैंड रेवेन्यू पेयर्स एंड टेनेंट्स बाय अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिविंग लैंड टैक्स एंड क्लासेस वर क्रिएटेड. दिस पॉलिसी वाज अ boon for the money lenders. They prospered at the pitiful condition of village and laborers who lives scheme for miserable day by day. 1858 के बाद इकोनॉमिक्स पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टेड किया गया. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया. उन्होंने इंपोर्ट पर टैक्सेस खत्म करके इंडिया में फ्री ट्रेड को अलाउ किया. पहले क्या था, हमारे यहाँ टैक्सेस लगते थे. इंडिया ने इसको क्या किया, फ्री ट्रेड कर दिया कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. फॉरेन कंपनी इंडिया आने लगी और इंडिया पहले क्या आती थी, जब फॉरेन कंपनी आती थी तो टैक्स लगता था, मगर इंडिया ने इस टैक्स को फ्री कर दिया और फॉरेन जो कंपनीज थी इंडिया आने लगी और इंडियन इसका इफेक्ट इंडियन इंडस्ट्री पर बहुत अधिक पड़ा. ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी में से इंग्लैंड के इंटरेस्ट को फुलफिल किया गया. अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, द इनकम वॉज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इंडियन फार्मर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लैंड रेवेन्यू पे करते थे, इसमें टीनेंट्स क्लास क्रिएट हुआ. इस पॉलिसी से मनी लैंडर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ, क्योंकि विलेजर्स और लैंड ओनर्स की कंडीशंस डे बाय डे पुअर होती जा रही थी. चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट किया गया, जो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट था. ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियल पॉलिसी ने इंडिया की प्रोग्रेस को पूरी तरह से हॉल्ट कर दिया था. मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, सिविल सर्विस. सिविल सर्विस क्या होता है? सिविल सर्विस जैसे IAS PCS के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, ये सिविल सर्विस के द्वारा ही होते हैं. सिविल सर्विस हैड वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. द ऑफिशियल अपॉइंटेड थ्रू सिविल सर्विस वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट. So the Indians are allowed to appear in civil service exam in 1853, but they could not take the advantage of this situation because the examination was organized only in England and medium of instruction was England language. The age of appearing in this examination of 23 years, and in 1853 it was reduced to 21 in 1860 and 19 in 1876. This made it even more difficult for Indians to appear in civil services. Only the Europeans had the opportunities to appear in the examination.
later under the insurance and constant demand of Indians. British government again raised the age limit to 24 years in 1906 for civil services. सिविल सर्विसेज जो थे, जो ऑफिशियल सिविल सर्विस थे, अपॉइंट होते थे, उन्हें हाई गवर्नमेंट पोस्ट दी जाती थी। जैसे कि हमारे आजकल IAS जो होता है हाई पोस्ट होती है, PCS जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की जो होती है, ये भी हायर पोस्ट होती है। इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम जो है संभालना पड़ता। IAS ऑफिसर्स को पूरे डिस्ट्रिक्ट का जितना भी वर्क होता है वो देखता है। 1853 में सिविल सर्विस में अपीयर होने के लिए इंडियंस को अलाउ किया जाने लगा, लेकिन वे इसका जो होता है एडवांटेज नहीं ले पाते थे और एग्ज़ाम को इंग्लैंड में कंडक्ट किया जाता था। मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश क्या था? मीडियम जो वहाँ का था इंग्लिश था। एग्ज़ाम में अपीयर होने की एज कितनी थी? ब्रिटिश के पहले के समय का मैं बता रही हूँ कि 1853 में 23 ईयर्स थी जब एग्ज़ाम में बैठना होता था और 1860 में 21 ईयर हो गई एज। 1876 में 90 ईयर्स की गई। इसमें सिर्फ यूरोपियंस ही अपीयर होते थे। पहले ये इंडिया में ही एग्ज़ाम नहीं होता था सिविल सर्विस का, पहले अदर कंट्रीज़ में होता था, तो इसमें यूरोपियंस ही अपीयर होते थे। बाद में इंडियंस की डिमांड से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये कब हुआ? जब हमारे यहाँ इंडियंस की डिमांड आई, तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1906 एज में 24 ईयर्स कर दिया। इस तरह से हमारा जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था किया गया और 1883 में इल्बर्ट बिल ने इंडिया और इंग्लिश जज के डिफरेंस को पूरी तरह से मतलब एंड कर दिया था, उसको समाप्त किया और इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद कोई भी इंडियन जज किसी भी यूरोपियन जज को भी जजमेंट दे सकता था। तो मैंने आपको आज 4 टॉपिक्स समझाए और ये पूरे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखकर अच्छे से समझिएगा और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करती हूँ उनको अच्छे से आपको लर्न करना है और पूरा प्रिपरेशन के साथ पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से उसको लर्न करें। थैंक यू बच्चों।